ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, संवेदा ई क्लासेस में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं सैयद आसिफ मोहिउद्दीन माउन मौलिम टीजीटी सरकारी उर्दू आला इब्तिदाई मदरसा मानवी ज़िला रायचूर आप तमाम का संवेदा ई क्लासेस में इस्तकबाल करता हूँ। आज हम शशम जमात के मज़मून साइंस के यूनिट जिस्मानी हरकत का तीसरा हिस्सा सुवम का मुताला करेंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले कि हम इस सबक के तीसरे हिस्से का मुताला करें, हम सबसे पहले इस सबक में सीखे हुए पहले और दूसरे हिस्से का मुख्तसर सा यादा करते हैं। पहले हिस्से में हमने क्या सीखा था बच्चों? जानवरों के हरकती अज़ा के मुतालिक हमने जाना था। इसी तरह से हमने जाना था कि जिस्मानी हरकत और जिस्मानी हरकत के लिए जिस्मानी अज़ा की अहमियत क्या होती है, जिस्मानी हरकत के लिए हम किन किन जिस्मानी अज़ा की ज़रूरत पड़ती है और उनकी अहमियत क्या है, इसके मुतालिक हमने जाना था। इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ हरकत क्या क्या होते हैं, इनके मुतालिक भी हम मुताला किया था। आइए इसका मुख्तसर सा यादा करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने क्या देखा? जानवर एक जगह से दूसरी जगह किस तरह आते जाते हैं। हमने इस जदूल की मदद से जानने की कोशिश की कि जानवर अपनी एक जगह से दूसरी जगह किस तरह हरकत करते हैं। गाय एक जगह से दूसरी जगह हरकत के लिए इस्तेमाल होने वाला जिस्मानी हिस्सा कौन सा इस्तेमाल करता है? टांगे इस्तेमाल करता है और वो चलकर सफ़र करता है। इसी तरह से इंसान, सांप, परिंदे, हशरात और मछली, इन तमाम जानवरों में हरकत के अज़ा क्या पाए जाते हैं और वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, इसके मुतालिक हमने मुताला किया था। इसी तरह से इंसानों में होने वाली हरकत, इंसानी जिस्म और इसके हरकत, इस जदूल को मुकम्मल करते हुए हमने ये जानने की कोशिश की थी कि इंसानों में कितनी तरह की हरकत पाए जाते हैं। हमने देखा कि गर्दन क्या मुकम्मल तौर पर घूमती है या उसको जुज़वी तौर पर घुमाया जा सकता है, क्या गर्दन झुक सकती है, क्या गर्दन उठ सकती है, क्या ये बिल्कुल हरकत नहीं कर सकती। इसी तरह से दीगर इंसानी अज़ा के मुतालिक हमने इनके हरकत का मुताला किया था। इसी तरह से बच्चों हमने देखा इस सबक के दूसरे हिस्से में कि जोड़ किसे कहते हैं। दो हड्डी जहां पर मिलते हैं उन जगहों को जोड़ कहते हैं। हमने देखा कि इंसानी जिस्म में जोड़ की अहमियत क्या है। अगर इंसानी जिस्म में जोड़ ना हो तो वो मुड़ नहीं सकते। हमने एक सरगर्मी के जरिए देखा कि किस तरह एक लड़की ने अपने हाथ पर पैमाने को बांधा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी कोहनी मुड़ नहीं रही थी। तो लिहाजा जोड़ की अहमियत भी हमने देखी। इसी तरह से जोड़ के अक़साम और उनके अफ़ाल के पर भी हमने तफसीलन जायज़ा लिया था। जोड़ के अक़साम क्या क्या हैं बच्चों? बॉल और सॉकेट जोड़, इसी तरह से मखसूस जोड़, इसी तरह से कब्ज़ादार जोड़ और इसी तरह से मुस्तकिल जोड़। इन तमाम पर भी जो है हमने मुख्तसर सा तफसीलात पेश किए थे। जैसे कि हमारे जिस्म के हर एक हिस्से में कई हड्डियां मौजूद होती हैं। हम अपने जिस्म को सिर्फ इन जगहों पर हरकत कर सकते हैं या मोड़ सकते हैं जहां हड्डियां आपस में मिलती हैं। इन जगहों को जोड़ कहते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह कई सारी हड्डियां एक जगह एक से दूसरी हड्डियों के साथ जुड़ रही हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ जोड़ को जो है ना हमने सरसरी तौर पर पढ़ा था। आइए इसका सरसरी तौर पर यादा करते हैं। जोड़ की किस्में बॉल और सॉकेट जोड़, मखसूस जोड़, कब्ज़ादार जोड़ और मुस्तकिल जोड़। बॉल और सॉकेट जोड़ में हमने देखा
कि बॉल और सॉकेट जोड़ किसे कहते हैं? एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी के जॉफ यानी कैविटी में फंसा रहता है, इस किस्म के जोड़ को बॉल और सॉकेट जोड़ कहते हैं। इसकी शक्ल भी हमने देखी थी और इसका एक मॉडल भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह एक हड्डी का जॉफ दूसरी हड्डी में फंसा हुआ रहता है। इसी तरह से दूसरी किस्म इसकी थी हमारी मखसूस जोड़। मखसूस जोड़ वो जोड़ जहां हमारी गर्दन और सर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो मखसूस जोड़ कहलाते हैं। इससे हमारे सर आगे पीछे और दाएं बाएं हरकत कर सकते हैं। हमने देखा था इस तस्वीर में कि किस तरह मखसूस जोड़ के जरिए हमारा सर और हमारा धड़ जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हमने देखा इसकी तीसरी किस्म कब्जादार जोड़। कब्जादार जोड़ किसे कहते हैं बच्चों? दरवाजों के कब्जों के मानिंद हड्डियां सिर्फ एक सिमत में आगे पीछे हरकत देने में मदद करती हैं। इस तरह के जोड़ को कब्जादार जोड़ कहलाती हैं। जैसे दरवाजे में कब्जे पाए जाते हैं, जिस तरह वो सिर्फ एक सिमत में आगे या पीछे कर सकते हैं, ऐसे जोड़ जो है कब्जादार जोड़ कहलाते हैं। इसी तरह से इसकी आखिरी शक्ल मुस्तकिल जोड़ भी हमने देखा था। जैसे इसका नाम ही इसकी माने को बता रहा है, मुस्तकिल या फिक्स्ड जोड़। हमारे सर में कुछ ऐसी हड्डियां हैं जो कि कुछ जोड़ों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हड्डियां इन जोड़ों पर हरकत नहीं कर सकती। इस किस्म के जोड़ मुस्तकिल जोड़ कहलाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि खोपड़ी में मौजूद इन जोड़ों में हरकत नहीं हो सकती, ये हमेशा फिक्स होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? मुस्तकिल जोड़ कहते हैं। इसी तरह से मैंने आपको एक सवाल किया था, एक गौर तलब नुक्ता मैंने आपके लिए जहन में छोड़ा था। मैंने क्या सवाल किया था बच्चों? हमने कुछ ऐसे जोड़ों पर बहस की है जो हमारे जिस्म के हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, ठीक है। ये तमाम जोड़ जो हैं वो हमारे जिस्म के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ते हैं। इन तमाम पर हमने बहस की है। किस वजह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की शक्ल मुख्तलिफ होती है? ये क्या वजह है कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है? मैं उम्मीद करता हूँ और ये अंदाज़ा लगाता हूँ कि आपने इस नुक्ते पर बहुत गौर व फिक्र किया होगा और अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा से इस नुक्ते पर बहस व मुबाहिसा भी किया होगा, ठीक है बच्चों। क्या आपने कभी गौर किया है? फर्ज कीजिए कि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं। उस गुड़िया को बनाने के लिए आप पहले कौन सा हिस्सा उसका बनाएंगे? अगर आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसका कौन सा हिस्सा बनाएंगे? जाहिर है इसके बैरूनी ढांचे को बनाने से पहले गुड़िया को शक्ल अता करने के लिए आप पहले एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। सही है ना बच्चों? ठीक इसी तरह से हमारे जिस्म में भी एक फ्रेमवर्क बना हुआ है जिसको हम कहते हैं ढांचा। इसी तरह से हमारे जिस्म के तमाम हड्डियां भी एक फ्रेमवर्क तश्कील देती हैं जिससे हमारे जिस्म को एक शक्ल अता होती है। यह फ्रेमवर्क क्या कहलाता है बच्चों? ढांचा कहलाता है। इस छोटे से ढांचे को मैं आपको यहां पर बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस ढांचे में तमाम हड्डियों को एक फ्रेमवर्क की शक्ल में तश्कील दिया गया है। इसकी खोपड़ी, इसकी पसलियाँ, कई सारी तरह की हड्डियाँ इसमें मौजूद हैं। इसको आप एक शक्ल की तरह भी देख सकते हैं। शक्ल में भी आप इस ढांचे को बखूबी देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों? ये एक इंसानी ढांचा है। क्या इस ढांचे के मुतालिक हम मजीद मालूमात हासिल करेंगे? जी हाँ बच्चों, इसमें कितने किस्म की हड्डियां हैं, ये ढांचा क्या है, ये तमाम के मुतालिक हम इस हिस्से में, हिस्सा सुवम में इसके मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। आइए तीसरे हिस्से के इक्तिसाबी नुकात पर नज़र डालते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले ढांचे की अहमियत को समझेंगे, इसके साथ साथ एक्सरे की मदद से हड्डी की साख्त को समझेंगे। हड्डी हम किस तरह से देख सकते हैं? हड्डी तो आपको जिस्म में नजर नहीं आती है क्योंकि हड्डी के ऊपर गोश्त, अज़लात और चमड़े मौजूद हैं। हम हड्डी को किस तरह देख सकते हैं? एक्सरे की मदद से देख सकते हैं, उसका मुशाहिदा हम करेंगे। इसके अलावा
हड्डियों के अक़साम, उसकी साख्त और उनके अफ़ाल पर भी हम नजरसानी करेंगे। इसी तरह से हम अज़लात का सिकुड़ना, अज़लात का फैलना, इस पर भी जो है मजीद गुफ्तगू करेंगे। इसी तरह से गज़रूफ यानी कार्टिलेज किसे कहते हैं, इसके माने क्या हैं, इसके बारे में भी हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। हड्डी और गज़रूफ में क्या फ़र्क है, इसके मुतालिक भी हम मुताल्ला करेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले एक्सरे की मदद से हड्डी की साख्त को समझना। क्या आपने कभी एक्सरे शीट देखी है? ये देखिए, ये एक एक्सरे शीट है। ये किस चीज का एक्सरे शीट है? जी हाँ बच्चों, ये पसलियों का एक्सरे शीट है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? डॉक्टर्स हड्डियों को जांचने के लिए, हड्डियों को परखने के लिए एक्सरे शीट्स का इस्तेमाल करते हैं। आपने अपने रोजमर्रा जिंदगी में, अपने घरेलू व्यवहार में देखा होगा कि कई सारे लोग जब गिरते हैं या उनकी हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर्स अक्सर क्या करते हैं, उनके एक्सरे शीट्स निकलवाते हैं ताकि उसका सही से मुआयना हो सके। ये एक पसलियों का एक्सरे शीट है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, ये एक एक्सरे शीट है। ये किस चीज का एक्सरे आपको जाहिर करता है? जी हाँ बच्चों, ये एक घुटने की एक्सरे की शीट है। इसी तरह से हम कई तरह हमारे जिस्म की हड्डियों की एक्सरे शीट निकलवा सकते हैं। एक्सरे क्या है? एक्सरे हमारे जिस्म में मौजूद हड्डियों की शक्ल को जाहिर करता है। ये एक तस्वीर को जाहिर करता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हम कई सारी हड्डियों के एक्सरे निकलवा सकते हैं। हाथों के पंजे के, कोहनी के, खोपड़ी के, घुटनों के, पसलियों के, कई सारे चीज़ों के एक्सरे हम निकलवा कर उसका मुआयना कर सकते हैं और उसका मुशाहिदा भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियां, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ढांचे में कई सारी हड्डियां मौजूद होती हैं। इन कई सारी हड्डियों में मुख्तलिफ किस्म की हड्डियां मौजूद होती हैं। आइए हम चंद हड्डियों पर अपनी नज़रसानी करते हैं। वैसे तो कई सारी हड्डियां होती हैं। आपकी दरसी किताब के मुतालिक और आपकी समझ बूझ के मुतालिक जितना यहाँ पर हमारे सिलेबस में दिया गया है, उतनी हड्डियों के मुतालिक हम मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ हड्डियाँ मौजूद हैं। आइए हम हमारे जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ हड्डियों का मुशाहिदा करते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये तो एक इंसानी ढांचा है। इंसानी ढांचे के अलग अलग हिस्से हैं। यहाँ पर एक हड्डी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक हड्डी दिखाई दे रही है, यहाँ हाथों के पंजे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पसलियाँ दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर आपको शोल्डर्स और कोहनी दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ किस्म की हड्डियाँ आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आइए हम एक एक कर कर इन तमाम हड्डियों का मुताला करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हाथ की हड्डियाँ। ये जो हमारा हाथ है, क्या ये सिर्फ एक हड्डी का बना हुआ है? जी नहीं बच्चों, इसमें कई सारी हड्डियां जुड़ी हुई हैं। हमारे हाथ कई हड्डियों से मिलकर बने हुए हैं। जैसा कि इस शक्ल में आप देख सकते हैं कि एक उंगली में भी कई सारे जोड़ मौजूद हैं और इन तमाम जोड़ों से मिलकर एक उंगली बनती है और इन तमाम उंगलियों से मिलकर हमारा हाथ बनता है। ठीक है बच्चों, इसकी शक्ल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हाथ और ये हमारे कोहनी तक भी दो हड्डियां मौजूद होती हैं। तो सबसे पहली जो किस्म की हड्डियां हमने पढ़ा है वो क्या है बच्चों? हाथ की हड्डियां। आइए हम इसकी दूसरी किस्म की तरफ जाते हैं, पसलियां। जब आप सांस लेते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपका सीना फूलता है और अब जब सांस छोड़ते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपका सीना अंदर की तरफ चले जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से पसलियां काफी मुड़ी हुई होती हैं। ये सीने की हड्डी और रीढ़ की हड्डी को एक बक्से की शक्ल में करती हैं, जिसे रिब केज कहते हैं। मुड़ी हुई हड्डियां, थोड़ा स्लाइटली बेंड की हुई हड्डियां होती हैं जो एक बॉक्स की शक्ल बना लेती हैं और उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? रिब केज कहते हैं। हमारे जिस्म के कुछ अंदरूनी अज़ा जैसे फेफड़े, दिल वगैरह इस बॉक्स में, इस रिब केज में महफूज रहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं रिब केज, ये किस तरह से मुड़ी हुई हड्डियां इसको एक बॉक्स की तश्कील दे रही हैं। इस
रिब केज का खुला हुआ हिस्सा भी इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कि किस तरह हड्डियां एक मुड़ी हुई हड्डियों का शक्ल लेकर एक बॉक्स बनाती हैं। इस रिब केज के अंदर हमारे जिस्म के अंदरूनी अज़ा जैसे कि फेफड़े, दिल वगैरह महफूज होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, ये कैसी होती है बच्चों? ये बहुत छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। रिब गेज इन हड्डियों से जुड़ा रहता है। जैसा कि हमने पिछली शक्ल में देखा था कि किस तरह से रिब गेज एक मोटी हड्डी से जुड़ा हुआ है। यही हड्डी जो है ना क्या कहलाती है बच्चों? रीढ़ की हड्डी कहलाती है। आइए इसकी हम शक्ल भी देख सकते हैं। पीठ में अगर आप देखेंगे तो एक हड्डी जो है ना आपको नजर आएगी। इस हड्डी को हम क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। इसका अंदरूनी हिस्सा भी हम देख सकते हैं इसको स्कैन कर कर। ठीक है बच्चों, आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर एक लंबी हड्डी बनी हुई है जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। आप अपने किसी दोस्त के पीठ पर हाथ रखकर मल कर देखिए, आपको पीठ के बीच के हिस्से में बिल्कुल इसी जगह पर एक हड्डी जो है ना नजर आएगी जो कि छोटी छोटी हड्डियों से जुड़ी हुई होगी। आपको हाथ सहलाने पर आप महसूस कर सकेंगे कि ये एक सिंगल हड्डी नहीं है, ये कई सारी छोटी छोटी हड्डियों से जुड़कर बनी हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रीढ़ की हड्डी। ये बहुत जरूरी है हमारे जिस्म के लिए। इस रीढ़ की हड्डी की वजह से ही हमारा जिस्म खड़ा है, हम ठहरने के काबिल हैं, वरना हम क्या हो सकते बच्चों? हम झुक जाते थे, हमारा जिस्म जो है ना ऐसा इरेक्ट पोजीशन पर खड़ा नहीं रह सकता था। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम देख सकते हैं कांधे की हड्डियां। मैं आपको एक सिंपल सरगर्मी देता हूं। अपने दोस्त से कहिए कि वो इस तरह खड़ा हो जाए कि इसके हाथ दीवार को दबा रहे हों। इससे कहिए कि वो दीवार को दबाने की कोशिश करे कि आप इसके कांधों पर 2 हड्डियां नजर आती हैं। देखिए मैं एक शक्ल भी आपको दिखाता हूं। आप अपने दोस्त को कहिए कि इस तरह से दीवार को दबाते हुए खड़ा रहे। आप देखेंगे कि इसके कांधे पर 2 हड्डियां उभर कर आ रही हैं। ये 2 हड्डियां जो इनके कांधों पर उभर कर आ रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? शोल्डर बोन्स, यानी कांधे की हड्डियां। ये हड्डियां जो आपको नजर आ रही हैं, शोल्डर बोन्स यानी कांधे की हड्डियां कहलाती हैं। आप इसका अंदरूनी शक्ल भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कांधे की हड्डी आपके कांधे को और आपके हाथ को जोड़े हुए है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप देख सकते हैं पेल्विक हड्डियां। पेल्विक हड्डियां कहां होती हैं बच्चों? आपका जिस्म का एक अच्छा और बड़ा हिस्सा वो होता है जिस पर आप बैठते हैं। ठीक है बच्चों, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? पेल्विक बोन्स। वो हड्डियां जो हमारे जिस्म के पीठ से नीचे होती हैं और नीचे के हिस्से को घेराबंदी किए रहती हैं, पेल्विक हड्डियां, पेल्विक बोन्स कहलाती है। ये वो हिस्सा है जिसके ऊपर हम बैठते हैं। ये भी बहुत नाजुक और बहुत अहम हिस्सा है हमारे जिस्म का। आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह रीढ़ की हड्डी जहां पर खत्म हो रही है, वहीं से जो है ये पेल्विक बोन्स, पेल्विक हड्डियां शुरू हो रही हैं। ये पेल्विक हड्डियों पर ही जो है ना हमारे जिस्म का पूरा वजन हम डालकर बैठते उठते हैं। ये भी हमारे जिस्म का बहुत ही अहम हिस्सा है, अहम हड्डी है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से नेक्स्ट क्या है? खोपड़ी। ये बहुत बेहद जो है अहम हिस्सा है हमारी जिस्म का। आप अपने सर को हाथ लगाइए और इसको छू कर देखिए कि आपको हमारे सर में एक सख्त शय मालूम होगी। वो सख्त शय जो हमारे सर में रखी हुई है वो है हमारी खोपड़ी, हमारा स्कल। ठीक है बच्चों, ये स्कल क्या करता है? खोपड़ी क्या करती है? खोपड़ी स्कल कई हड्डियों से बनी होती है जो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। हमने जोड़ दूसरे हिस्से में इस सबक के देखा था कि जोड़ जो खोपड़ी में मौजूद होते हैं उन्हें मुस्तकिल जोड़ कहते हैं। हमारी खोपड़ी एक ही हड्डी की बनी हुई नहीं है, कई सारे जोड़ हैं उसमें भी। तो उन तमाम जोड़ों को जोड़ने वाले जोड़ कौन से हैं? मुस्तकिल जोड़ हैं। उन तमाम जोड़ों से बनने वाली हड्डी को हम क्या कहते हैं? खोपड़ी। ठीक है बच्चों,
इसके अंदर हमारे जिस्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा महफूज रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दिमाग कहते हैं। हम हर काम हमारा दिमाग के जरिए से करते हैं। हम चलते हैं, फिरते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, सोते हैं। ये तमाम हमारे दिन के सरगर्मियां हम किस वजह से पूरा कर पाते हैं? हमारे दिमाग के वजह से पूरा कर पाते हैं। जब हम सोते रहते हैं तो भी हमारा जहन, हमारा दिमाग काम करता रहता है। ये बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे जिस्म का। हमारे जिस्म के इतने अहम हिस्से को हिफाजत करने वाला कौन है? खोपड़ी है। आप इसको बखूबी यहाँ पर देख सकते हैं कि खोपड़ी सिर्फ एक हड्डी से बनी हुई नहीं है, कई सारे हड्डियां इसमें जुड़ी हुई हैं। और ये कौन से जोड़ हैं? मुस्तकिल जोड़ से जुड़ी हुई हैं। क्या हमारे जिस्म में सिर्फ हड्डियां ही मौजूद हैं? क्या पूरे ढांचा हड्डियों से मुकम्मल होता है? जी नहीं बच्चों, आप अपने कान को हाथ सहलाकर देखिए, यहां पर भी एक आपको सख्त शय मालूम होगी, मगर ये शय जो कान में हमारे दी गई है हड्डियों के मानिंद सख्त नहीं है, ये थोड़ी नरम है। और इसके साथ साथ क्या है, ये आसानी से मुड़ सकती है। सिर्फ कानों पर नहीं, आप नाक पर भी हाथ लगाकर देख सकते हैं कि यहां पर भी एक नर्म शय मौजूद है जो कि मुड़ सकती है। तो वो हड्डियां जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते, नर्म होते हैं और आपको आसानी आप उनको मोड़ सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? गज़रूफ या कार्टिलेज कहते हैं। ये भी हमारे इंसानी जिस्म का बेहद अहम हिस्सा होती हैं, इंसानी ढांचे का बेहद अहम हिस्सा होती हैं। हमने अपने ढांचे की बहुत से हड्डियों और जोड़ों पर बहस की है। ढांचे के कुछ और इजाफी हिस्से भी होते हैं जो कि हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मुड़ सकते हैं। ये हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते मगर मुड़ सकते हैं। हम इनको क्या कहते हैं बच्चों? गज़रूफ या कार्टिलेज कहते हैं। इस शक्ल में आप देख सकते हैं कि ये कान में और नाक में जो है ना पाए जाते हैं और दीगर मुकामात पर भी पाए जाते हैं, मगर आप बआसानी से इन्हें कान में और नाक में जो है ना देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से एक और अहम हिस्सा है हमारे जिस्म का जो है अज़लात। ये अज़लात क्या होते हैं बच्चों? हमारे जिस्म के ऊपर कई सारे मज़ल्स हैं, अज़लात हैं, जो कि जब हम अपने हाथ को छोटा या बड़ा करते हैं तो ये अज़लात सिकुड़ते और फैलते हैं, जिसकी वजह से हमें हरकत करने में आसानी होती है। जब आप अपनी कलाई को मोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ के अज़लात आपके फैल रहे हैं। जब आप अपनी कलाई को सीधा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ के अज़लात सिकुड़ रहे हैं। तो इन अज़लात के सिकुड़ने और मोड़ने से जो है क्या होता है, हमारे हड्डियों की हरकत में बहुत मदद मिलती है। ठीक है बच्चों, आइए इसको तफसीलन देखते हैं। अज़लात हमेशा जोड़ों की शक्ल में, पेयर्स की शक्ल में काम करते हैं। ये जोड़े कैसे काम करते हैं? जब इनमें से एक सिकुड़ता है तो हड्डी को इस सिमत में खींचा जाता है और दूसरा अज़ला आराम की हालत में होता है, और हड्डी को मुखालिफ सिमत में हरकत देने के लिए वो अज़ला जो आराम की हालत में है हड्डी को इसकी असल हालत में खींचने के लिए सिकुड़ जाता है और पहला आराम की हालत में आ जाता है। अज़लात को सिर्फ खींचा जाता है, दबाया नहीं जा सकता। इस तरह दो अज़लात एक दूसरे के साथ काम करके हड्डी को हरकत देने में मदद करते हैं। बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे जिस्म का। अज़लात के जरिए से ही हम हड्डियों को हरकत में दे सकते हैं। देखिए बच्चों, कई सारे अज़लात की मदद से हम कई सारे हरकत अंजाम दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम झुक सकते हैं, उठ सकते हैं, खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, अपने पैरों को छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपने पैरों को मोड़ सकते हैं। तो इन तमाम सरगर्मियों के करने से आप अपने अज़लात के सिकुड़ने और अपने अज़लात के फैलने का मुशाहिदा कर सकते हैं। आइए हम छोटी सी मश्क कर लेते हैं। खाली जगहों को पुर कीजिए। इन सवालात को आप कॉपी में नोट कर सकते हैं बच्चों। इन सवालात के जवाब भी मैं आपको बताऊंगा, मगर पहले आप अपने से इन सवालात के जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल है,
हड्डियों का फ्रेमवर्क जो हमारे जिस्म को शक्ल अता करता है डैश कहलाता है। ठीक है बच्चों। दूसरा सवाल, हड्डियों का बक्सा जो फेफड़ों की हिफाजत करता है डैश कहलाता है। तीसरा सवाल, खोपड़ी में जिस्म का एक बहुत अहम हिस्सा महफूज रहता है जिसे डैश कहते हैं। ढांचे की हड्डियां जो नर्म होती हैं और मुड़ सकती हैं डैश कहलाती हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन तमाम जवाबात को लिख चुके होंगे। आइए इनके जवाबात पर भी एक नजर डालते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल क्या था? हड्डियों का फ्रेमवर्क जो हमारे जिस्म को शक्ल अता करता है क्या कहलाता है? जी हां बच्चों, ढांचा कहलाता है। जैसा कि मैंने इस सबक की शुरुआत में आपको बताया था कि एक ऐसा ढांचा है जो हमारे जिस्म को एक फ्रेमवर्क या एक बैरूनी शक्ल अता करता है। ठीक है। दूसरा सवाल, हड्डियों का बक्सा जो फेफड़ों की हिफाजत करता है इसको क्या कहते हैं बच्चों? रिब गेज कहलाता है। जैसे मैं बताया था, सिर्फ फेफड़ों की नहीं और भी दीगर अज़ा की जैसे दिल वगैरह हैं उनकी भी हिफाजत करता है ये रिब गेज। तीसरा सवाल, खोपड़ी जिसमें जिस्म का एक बहुत अहम हिस्सा महफूज रहता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? दिमाग कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, दिमाग हमारे जिस्म का बेहद अहम हिस्सा है जो कि खोपड़ी में महफूज रहता है। चौथा और आखिरी सवाल, ढांचे की हड्डियां जो नरम होती हैं और मुड़ सकती हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? गज़रूफ या कार्टिलेज कहते हैं। ये कहां पर मौजूद होते हैं? कानों में और नाक में और दीगर हमारे इंसानी जिस्म में मौजूद रहते हैं। तो बस इतने कहते हुए आज के इस सेशन का, आज के इस हिस्से का मैं इख्तिताम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने पूरा सेशन बगौर मुताला किया है। इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों में इसका आखिरी और चौथा हिस्सा लेकर मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अनुदिना